हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिले। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एक वीडियो इस पर मैं पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देखिए। चैप्टर नंबर 3 जो एटम एंड मॉलिक्यूल है उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लोग वो वीडियोस भी देखिए ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल्स, ठीक है, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप एंड आइसोबार्स, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे डिटेल से, हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ऑर्बिट्स में जो डिफरेंट ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स है के एल एम एन, उनमें किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी जो बोर बरी स्कीम है वो क्या है, उसके रूल्स क्या है वो समझाएंगे आपको। वैलेंसी क्या होती है, किस तरह से वैलेंसी निकालनी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी कैसे निकालेंगे, है ना, ये चीज़। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड से इसको डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर, और मास नंबर, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, किसी का सिंबल लिखेंगे तो फिर उसमें एटॉमिक नंबर मास नंबर किस तरह से डिनोट करना है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, डिफरेंट आइसोटॉप्स कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, क्लोरीन के आइसोटॉप, कार्बन के आइसोटॉप, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स, ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के 3 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, क्लोरीन के 2 होते हैं, इनके बारे में आपको बताएंगे और इनके डिफरेंट यूजेस भी बताएंगे। बहुत सारे आइसोटॉप्स हैं, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन बनता है कि बहुत सारे जो आइसोटॉप्स हैं उनके क्या क्या यूजेस है। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के कहाँ यूज होते हैं, फॉस्फोरस का आइसोटॉप्स, कोबाल्ट का आइसोटॉप्स का यूज कहाँ पर है, यूरेनियम के आइसोटॉप्स का यूज कहाँ पर है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। आइसोबार्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको बताएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे डाल सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बोरबरी स्कीम क्या है वो फटाफट समझ लेते हैं। बोरबरी स्कीम को, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और सेल, इलेक्ट्रॉन किस तरह से अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस तरह से रहते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस सेल्स ऑफ एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एटम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, वो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें केवल एक ही सेल बनता है, के सेल, और उसमें ही उसका वो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया हाइड्रोजन का, ठीक है, 1, इस तरह से के सेल में। अब जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो ये सोडियम का न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट के सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। इसके बाद सेकंड एल सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, तो फर्स्ट के सेल 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10, और एक और बच गया 1, वो जाएगा थर्ड सेल में, एम सेल में, तो वो आ गया इसमें। तो 2 at 1 is the electronic configuration of sodium. This is known as electronic configuration. How electrons are distributed in different energy level और orbits, ठीक है। जैसे इसमें K, L, M 3 सेल बन गए, ये फर्स्ट सेल हो गया K सेल, ये सेकंड सेल L सेल, और ये थर्ड सेल M सेल। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से इसमें डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड in different cell orbits or energy level, that is known as electronic configuration. We should know, देखो अभी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें ये 2 चीजें पता होनी चाहिए। एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी सेल्स। देखो, 2 चीज पता होनी चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस एटम में, दूसरा जो एनर्जी लेवल्स है ये के, एल, एम, एन, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये 2 चीजें हमें पता होना चाहिए। तो पहली चीज जो है ना कि इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमें कैसे पता होंगे कि कौन से एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमें पता होगा उसके एटॉमिक नंबर से। देखो, अभी आपको इस लेवल पे है ना, क्लास 9th में आपको 20 तक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, है ना। आप 30 तक याद कर लो, आपके 10th क्लास तक का काम हो जाएगा। 30 तक आप एटॉमिक नंबर को लर्न करो, ठीक है, किसका कितना एटॉमिक नंबर है, जितना उसका एटॉमिक नंबर है ना उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कार्बन के पास 6 है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, ये याद रखो आप तो, ठीक है, जितना एटॉमिक नंबर उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन। दूसरी चीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी सेल्स, ये कैसे पता चलेगा, तो ये बोरबरी स्कीम से हमें पता चल जाएगा, और हमें बोरबरी स्कीम के रूल्स फॉलो करने हैं जब हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तब। तो ये बोरबरी स्कीम क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, ऑर्बिट्स सेल एनर्जी लेवल आर डिनोटेड बाय के, एल, एम, एन, और नंबर 1 2 3 4। जो इसमें ऑर्बिट्स होंगे, किसी भी एटम में जो ऑर्बिट्स होंगे, उन ऑर्बिट्स को हम के, एल, एम और एन से डिनोट करेंगे, या जस्ट अगर हम नंबर से भी उनको डिनोट कर सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। जो न्यूक्लियस होगा सेंटर में, उस न्यूक्लियस के बाहर जो फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल जो बनेगा उसका नाम होगा के सेल। तो ये फर्स्ट वाला हो गया के सेल, या इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट सेल 1।
ठीक है। उसके बाद ये जो सेकंड सेल है इसका नाम हो गया एल सेल, या इसको हम कह सकते हैं सेकंड सेल। फिर ये जो है एम सेल या इसको थर्ड सेल, और जो सबसे लास्ट सबसे बाहर वाला है उसको हम एन सेल या फोर्थ सेल, और इस तरह से आगे भी और हो सकते हैं, इस तरह से सेल्स हो सकते हैं। ठीक है। These orbits are arranged in order of increasing energy। अब ये जो ऑर्बिट्स है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की सीक्वेंस में है ना। These orbits are arranged in order of increasing energy level, यानी इनका एनर्जी लेवल जो है ना वो इंक्रीज होता है जैसे हम के से एन की तरफ जाते हैं। तो मिनिमम एनर्जी किसका है, के सेल का, और मैक्सिमम एनर्जी किसका है, एन सेल का। दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मींस के सेल हैव मिनिमम एनर्जी, एल सेल हैव मोर एनर्जी देन के, एम हैव मोर एनर्जी देन एल, एंड एन हैव मोर एनर्जी देन एम, है ना। इस तरह से होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज गिवन बाय ए फॉर्मूला 2n²। अब किसी सेल में किसी एनर्जी लेवल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें, इसका फॉर्मूला 2n², इससे निकालेंगे हम। यहाँ जो n है, n इज द नंबर, ठीक है, n इज द नंबर फॉर के सेल 1, फॉर एल सेल 2, फॉर एम सेल द वैल्यू ऑफ n इज 3, फॉर एन सेल द वैल्यू ऑफ n इज 4। यानी जैसे के सेल है तो यहाँ नंबर पूछा है, के सेल फर्स्ट सेल है तो नंबर, यानी नंबर ऑफ दैट सेल इज 1, फॉर एल सेल नंबर इज 2, एम सेल 3, इस तरह से एन के लिए 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम के सेल के लिए निकाले तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे 2n² फॉर्मूले से 2। देखो 2 इंटू एन, अब के सेल के लिए एन की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के सेल में कितने हो गए, 2। अब इसी तरह से एल सेल जो सेकंड सेल है उसके लिए अगर हम निकालेंगे तो यहाँ 1 की जगह कितना आ जाएगा, 2। सो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल सेल इज 8। फिर एम सेल के लिए एन की वैल्यू हो गई 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है किसके लिए, एम में, एम सेल में। इसी तरह से एन सेल के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो यहाँ 3 की जगह आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 इंटू 16 कितना हो गया 32, ठीक है। सो 32 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन एन सेल। तो ये के एल एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 एंड 32 आ गए इस तरीके से, ये फॉर्मूला है। दीज सेल्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट के सेल विल बी फिल्ड, देन एल सेल, देन एम सेल, देन लास्ट एन सेल, इस तरह से। मतलब पहले के भरा जाएगा, फिर एल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल पूरा भरने के बाद में इलेक्ट्रॉन एम में जाएंगे, एम भरने के बाद एन में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस तरह से भरे जाते हैं, ठीक है। यानी डायरेक्टली आप एल सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते जब तक कि के सेल नहीं भरा गया है। जब के सेल पूरा भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा, जब एल पूरा भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन एम में जाएगा, इस तरह से भरे जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फिल्ड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। जब तक कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा इनर सेल तब तक अगले में नहीं जाएगा। जैसे अभी हमने क्या देखा कि के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जैसे किसी एलिमेंट के पास में, जैसे मान लो लिथियम है, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसको ऐसे भरोगे कि 2 इलेक्ट्रॉन तो आएंगे फर्स्ट के सेल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब तीसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा अगले सेल में, यानी एल सेल में, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं तो के सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरूंगा, ठीक है, के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन भरूंगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरूंगा एल में, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक फर्स्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा तब तक अगले सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। या आप ऐसे नहीं कि मैं तो तीनों इलेक्ट्रॉन सीधा एन सेल में बनूंगा, एन सेल इसमें बनेगा ही नहीं भाई। जब 3 इलेक्ट्रॉन है ना तो इसमें मैक्सिमम 2 ही ऑर्बिट बनेंगे, के सेल बनेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इसके बाद वाला एल सेल बनेगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। बस 2 ही ऑर्बिट बनेंगे, 2 ही सेल बनेंगे, इससे ज्यादा बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये रूल है जिनको हमें फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर जो है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कैन बी 8। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में हो सकता है ना वो 8 होंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल इज 8। इसका मतलब है कि अगर जिसमें आउटर मोस्ट सेल होगा उसमें मैक्सिमम आप 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हो, भले ही उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो। जैसे अगर किसी का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला एम सेल है, आउटर मोस्ट सेल एम है, तो एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो आप 18 भर सकते हो उसमें, लेकिन आपको भरना 8 ही है, मतलब 8 से ज्यादा नहीं भर सकते अगर इसका एम आउटर मोस्ट सेल है तो, ठीक है। अगर एम आउटर मोस्ट नहीं है, एन अगर उसका आउटर मोस्ट सेल है तो फिर आप एम में 18 भर सकते हो, ठीक है। यानी आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एक्सेप्ट के सेल, बिकॉज द कैपेसिटी ऑफ के सेल इज ओनली 2। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड इन के सेल इज 2. If the K cell is the outermost cell, then you can only fill the 2 electron. Cannot fill 8 electron in the K cell because maximum capacity of the K cell is only 2. So you can fill only 2 electron. But if the other cells are the outermost cell, then you can fill 8 electron, maximum 8 electron. If the cell is the outermost cell. अगर वो सेल आउटरमोस्ट सेल है, वो सबसे बाहर का सेल है, तो आप उसमें मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 8 ही भर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कैल्शियम का। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। तो 20 के हिसाब से देखो, इन के सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन,
इन एल सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10, ठीक है 10 हो गए, कितने बच गए अभी 10, तो वो 10 किस में जाने चाहिए, एम में, एम में कितने जाने चाहिए 10, है ना, इस हिसाब से यही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता, अब जब एम इसका आउटर मोस्ट सेल अगर होता, ठीक है, अब देखो अगर एम में 10 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम इसका आउटर मोस्ट हो जाएगा, और आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8, ठीक है, तो इसमें 10 नहीं भरेंगे हम क्या करेंगे, इसके एम में भी हम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, ठीक है। तो अभी देखो कितना हो गया, 2 + 8 10 + 8 18, अभी जो बाकी 2 और बच गए ना वो जाएंगे एन सेल में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8 2, ठीक है, 2 इन के सेल फर्स्ट सेल, 8 इन सेकंड सेल एल सेल, एंड 8 इन एम सेल, एंड 2 इन लास्ट आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी सबसे पहले तो अंदर वाला सेल भरे जाते हैं, उसके बाद बाहर वाले सेल भरे जाते हैं, अंदर वाला सेल पूरा भरने के बाद में बाहर वाले सेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में, और दूसरी बात कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, भले ही उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा भरने की है, जैसे यहाँ पर ये के एल और एम सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 ही आएंगे क्योंकि ये आउटर मोस्ट हो जाएगा, और आउटर मोस्ट अगर होगा तो फिर उसमें 8 से ज्यादा नहीं आएंगे, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो आगे वाले सेल में जाएंगे। तो यहाँ पर कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट के सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एल सेल, देन 8 इलेक्ट्रॉन इन एम सेल, एंड देन 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एन सेल, इस तरह से। तो ये बहुत बड़ी स्कीम था जो आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज वैलेंस और वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंस और वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, यानी वो जो एटम है वो एटम कितने मोनोवेलेंट एटम के साथ में कंबाइन हो सकता है, वो नंबर्स ही उसकी वैलेंसी है। अब ये मोनोवेलेंट क्या है इसको समझो, ठीक है। मोनोवेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी 1 है, वो मोनो है, जिसकी एक वैलेंसी है। जैसे हाइड्रोजन की, मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर देखो आप, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन के जितने एटम इसके साथ में है ना, कितने एटम है, 2 इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी देखो NH3 अमोनिया है, या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अभी देखो CH4 ये मीथेन है, CH4 मीथेन है, यहां पर देखो हाइड्रोजन के कितने एटम कार्बन के साथ में 4, तो यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 है। नंबर ऑफ एटम कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन एटम इज नोन एज द वैलेंसी ऑफ दैट एटम। हाइड्रोजन क्योंकि मोनोवेलेंट है, इसलिए मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं। यहां आप मोनोवेलेंट कोई दूसरा भी ले सकते हो, जैसे क्लोरीन ले सकते हो, है ना। अगर क्लोरीन कार्बन के साथ में रिएक्ट करता है तो ये फॉर्मूला होता है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पर देखो कार्बन के साथ कितना क्लोरीन है, 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है। यानी वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, जनरली ये होता है। एक्चुअली वैलेंसी होती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल के कोई भी एलिमेंट है, उसका जो एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अभी हमने पढ़ा KLMN सेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, उन इलेक्ट्रॉन में से जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है, उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो वैलेंसी इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट व्हिच एक्चुअली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल क्या है इसको समझो। देखो वैलेंस सेल इज द आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। KLMN सेल ऐसे सेल होते हैं, अभी हमने पढ़े। उनमें से जो सबसे बाहर का सेल होगा, किसी में K सेल आउटर मोस्ट होगा, किसी में L होगा, किसी में M होगा, सब में अलग अलग होते हैं। आउटर मोस्ट सेल जो है वो उसका वैलेंस सेल कहलाएगा, और उस सेल में यानी आउटर मोस्ट सेल में, यानी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन उसके पास में है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, 3 है, 4, इस तरह से 8 तक हो सकते हैं मैक्सिमम, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ऑक्टेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट सेल आर 8, है ना। लॉ ऑफ ऑक्टेट के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के पास में हो सकते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट सेल ही उसका वैलेंस सेल हो गया। अब देखो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन में कितने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम उसकी वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो ये रूल है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1, 2, 3 और 4 है, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, देन द वैलेंसी विल बी 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो वैलेंसी 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अब अगर 5, 6, 7 या 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फिर उनको 8 माइनस करना है, 8 में से माइनस करना है,
यानी ऑक्टेट माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 5 6 7 8, ठीक है। यानी 1 2 3 4 तक तो 1 2 3 4 ही है, लेकिन अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 5 उसकी वैलेंसी होगी 3। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो वैलेंसी होगी 8 माइनस 6 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 7 1। इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 8 देन वैलेंसी विल बी 8 माइनस 8 0। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें इस तरह से वैलेंसी निकालनी है। जैसे अगर हम फर्स्ट 10 के देखें, फर्स्ट 10 एटॉमिक नंबर्स, जो फर्स्ट 10 एलिमेंट है उनके अगर हम देखें, आप ये देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है यानी 1 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के सेल में आ जाएगा, तो इसकी यही आउटर मोस्ट सेल हो गया और यही इसका वैलेंस सेल हो गया। और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, ठीक है। इसी तरह से नंबर 2 पे हीलियम है, हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के दोनों मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 2n² वाले फॉर्मूला से, तो उसकी वैलेंसी होगी 2। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले तो के सेल भरा जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो अगले सेल में एल सेल में जाएगा, तो इसका आउटर मोस्ट सेल एल सेल इसका वैलेंस सेल हो गया। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1। इसी तरह से बेरिलियम 4 है, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें जाएंगे, तो एल सेल इसका आउटर मोस्ट सेल हो गया यानी वैलेंस सेल हो गया, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो वैलेंसी 2। यहाँ पर देखो बोरॉन 5 नंबर पे, एटॉमिक नंबर 5, देन 2 and 3 है ना, 3 इज द वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देन वैलेंसी विल बी 3। इन कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका हो गया आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी हो गई 4। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 2 3 4 है तो वैलेंसी भी 1 2 3 4 होती है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। लेकिन अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन 7 नंबर पे, फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन चले गए अगले एल सेल में, तो अब इसका एल सेल हो गया आउटर मोस्ट सेल, यानी वैलेंस सेल क्या है, एल सेल, और एल सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, अब हमें 8 में से माइनस करना है, यानी 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही उस नंबर को हमें 8 माइनस करना है, 8 में से माइनस करना है, तो 8 माइनस 5 3। यहाँ देखो ऑक्सीजन में 8 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट सेल में आगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में आगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी होगी 8 माइनस 6 2, ठीक है। इसी तरह से फ्लोरीन 8 माइनस 7 1, नियोन देखो 8 माइनस 8 0। देखो ये जो नियोन है और हीलियम है, हीलियम और नियोन इनर्ट गैसेस है। हीलियम क्यों इनर्ट गैस है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल फुल्ली फिल्ड है। जब किसी एलिमेंट का आउटर मोस्ट सेल, जब किसी एलिमेंट के एटम का आउटर मोस्ट सेल या तो फुल्ली फिल्ड हो या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एटम इनर्ट हो जाता है, ठीक है। केमिकली रिएक्टिविटी उसकी जो है ना वो निल हो जाती है, यानी जीरो हो जाती है, वो केमिकली किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करता, तो उसको हम इनर्ट कहते हैं, ठीक है। और इनर्ट होते ही वो स्टेबल हो जाता है एक तरीके से। तो बाकी जो भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, जैसे ये एटम मिलकर आपस में मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, तो मॉलिक्यूल फॉर्म क्यों करते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए, और स्टेबल होने के लिए यानी उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर हीलियम का आउटर मोस्ट सेल, एक ही सेल है इसके पास और वही उसका आउटर मोस्ट सेल है, और वो फुली फिल्ड है, इसलिए इसको किसी के साथ में रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हीलियम इनर्ट गैस है। इसी तरह से नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, ठीक है, और नियोन के पास में 2 सेल है, ठीक है। फर्स्ट सेल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसलिए ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, इसलिए नियोन का कोई कंपाउंड नहीं बनता, ठीक है। नियोन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब लेकिन फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। फ्लोरीन के पास कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मेरे पास 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, मैं स्टेबल हो जाऊं, तो इसलिए ये फ्लोरीन अपने कंपाउंड बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा, ठीक है। तो जैसे फ्लोरीन बनाएगा, इसी तरह से ऑक्सीजन बनाएगा, ठीक है, ये सारे इसलिए कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से जैसे ऑक्सीजन देखो, अभी ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 6 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने और चाहिए, इसको 2 और चाहिए। अब ये गेनिंग और लूजिंग और शेयरिंग 3 तरीके हैं यहाँ पर, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 तरीके से वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं, या तो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के हैं उनको वो लूज कर दे। जैसे यहाँ पर देखो लिथियम के पास में आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम कितना करना है, इसको 8 करना है, तो इसको 7 मोर रिक्वायर्ड है। और 7 अगर ये लेवे या फिर इस एक को अगर ये छोड़ देवे, अगर एक को छोड़ देवे तो इसका आउटर मोस्ट सेल ये हो जाएगा और ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो ये हीलियम जैसा हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा। तो जो इसके लिए इजी मेथड होता है ना, जिसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो मेथड होता है इनमें, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, तो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो फ्लोरीन के लिए क्या है, फ्लोरीन की सिचुएशन ये हो रही है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन तो है ऑलरेडी, अब इसको 1 मोर रिक्वायर्ड है, तो ये 1 गेन करना इजी है इसके लिए 7 को छोड़ देने की बजाय, तो ये 1 गेन कर लेता है, ठीक है। और 7 की जगह ये क्या करता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 7 की जगह 8 हो जाते हैं, 8 होते ही ये स्टेबल हो गया। तो गेनिंग और लूजिंग इस तरह से होती है, यानी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन अगर है आउटर मोस्ट सेल में तो जनरली ये लूज करते हैं, ठीक है, 1 2 3, और ये सारे मेटल होते हैं, इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक होते हैं।
और जिनके पास में आउटर मोस्ट सेल में 6-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 और 7, 5, 6 और 7, वो जनरली नॉन मेटल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। जैसे ये 5 वाले को 3 और चाहिए, है ना, तो 5 छोड़ने के बजाय 3 लेना ज़्यादा ईजी है इसलिए इसके लिए, तो ये क्या करता है 3 लेता है। इसके लिए 6 छोड़ने के बजाय 2 और लेना ज़्यादा ईजी है ताकि इसके पास 8 हो जाए, आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये 2 लेता है, गेन करता है। 7 वाले को 1 लेने की जरूरत है तो 1 लेता है, गेन करता है। तो इस तरह से लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एक तीसरा मेथड हो रहा है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं अपना, यानी कंपाउंड फॉर्म करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी उनकी वैलेंसी जो है ना फिक्स नहीं होती, जनरली ज्यादातर की फिक्स होती है, लेकिन कुछ जो है ना वेरिएबल वैलेंसी भी शो करते हैं। जैसे फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ में ऐसा होता है, दे शो वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है। वैलेंसी जो है ना ये फिक्स नहीं है। जिनका ऑक्टेव कंप्लीट है वो इनर्ट गैसेज होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 18 में जो ये गैसें हैं ना, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है, ये सारी इनर्ट गैसेस है। इनका सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम का आउटर मोस्ट फुली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। ये इनर्ट गैसेस है, इनर्ट गैसेस, केमिकली इनर्ट। इनकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी बहुत कम है, यानी ये केमिकली किसी के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम आपस में रिएक्ट करते हैं, उनकी रिएक्टिविटी होती है। अब जिनके पास में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या जिनके पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। भाई इसको एक और 1 चाहिए केवल, और इसको 1 गेन करना है और इसको 1 लूज करना है, तो इनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सोडियम का, तो सोडियम और क्लोरीन का एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सोडियम का 11 है ना, तो K, L और M सेल, फर्स्ट K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, L में 8, 2 + 8 10 और 1 इलेक्ट्रॉन इन M सेल। आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ, M, वैलेंस सेल यही है और इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो क्लोरीन की कंडीशन 17 पे है ना, 2, 8 एंड 7। अब इसका आउटर मोस्ट सेल M सेल है, यहाँ पर क्या है, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 रिक्वायर्ड है। और इसको क्या करना है कि या तो ये 1 को लूज करे या फिर 7 गेन करे। तो 1 लूज करना इसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा इजी है, ठीक है, इसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसका आउटर मोस्ट सेल, ये M सेल जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, तो इसके लिए आउटर मोस्ट सेल कौन हो जाएगा, L, और L सेल में इसका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये अपना M सेल का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये लूज कर देता है, और क्योंकि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो क्लोरीन ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, केमिकली कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं खाने का नमक, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, यानी NaCl। ये NaCl ऐसे ही तो बनता है ना। यहाँ पर एक Na एटम है, ठीक है, इसके पास में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और यहाँ पर क्लोरीन है, इसके पास में 7 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है और इन दोनों के बीच में केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, और Na के ऊपर प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है, ये NaCl बना लेता है। प्लस का मतलब लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 प्लस है, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, मैथमेटिकली नहीं है ये, मैथमेटिक्स में प्लस का मतलब ऐड होना होता है, यहाँ पर प्लस का मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, लूजिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम इज लूजिंग हियर 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन इज गेनिंग हियर 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज Cl माइनस, नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। तो ये NaCl बन गया, खाने का नमक जिसको हम कहते हैं ना, साधारण नमक, कॉमन सॉल्ट, NaCl। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये स्टेबल हो गया, अब इसका भी ऑक्टेव कंप्लीट है यहाँ पर, है ना, 2 and 8, सोडियम इज 2, 8 एंड क्लोरीन इज 2, 8, 8, दोनों का ऑक्टेव कंप्लीट है और ऑक्टेव कंप्लीट होते ही स्टेबल हो गए, इसलिए ये कंपाउंड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z, मास नंबर इज डिनोटेड बाय A, ठीक है। देखो दोनों का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। Z इज द एटॉमिक नंबर, सो Z इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू E, यानी Z इज इक्वल टू P, और वी कैन से दैट Z इज इक्वल टू E। या P और E क्या है, देखो P तो है प्रोटॉन और E है इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे एक्चुअल डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, जितने प्रोटॉन है और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया एटॉमिक नंबर। अब देखो मास नंबर क्या है। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स यानी पार्टिकल्स विच फाउंड इन न्यूक्लियस,
न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल। तो न्यूक्लियॉन्स कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो न्यूक्लियस में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है। तो न्यूक्लियॉन्स के नंबर यानी जितने प्रोटॉन है और जितने न्यूट्रॉन है उनको कंबाइन करना है, उनको ऐड करना है। सो मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज जेड। ओके, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं हम इसको। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, पी प्लस एन, पी प्लस एन है ना, और पी को ही हम जेड कहते हैं तो जेड प्लस एन है ना। एन इज द न्यूट्रॉन, पी इज द प्रोटॉन, जेड इज द एटॉमिक नंबर। सो मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर है, और सबका एटॉमिक नंबर है ना फिक्स है। हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है, इस तरह से लेके टोटल आज तक 118 डिस्कवर्ड है एलिमेंट, तो 118 तक सबका एक एक जैसे हम एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करें तो सबका अपना, हाइड्रोजन 1 है, हीलियम 2 है, लिथियम का 3 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, इस तरह से सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर है। यानी उनके पास में जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ना वही उनका एटॉमिक नंबर है। मास नंबर का मतलब क्या होता है? देखो मास, एटम का मास जो है ना वो उसके न्यूक्लियस का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, कुछ नहीं होता, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मास नंबर यानी जिन पार्टिकल्स की वजह से मास है उनके नंबर। तो मास किन की वजह से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो मास नंबर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर, ठीक है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में, तो ये न्यूक्लियॉन्स है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इक्वल टू मास नंबर, ठीक है। अब देखो किसी भी एटम को जब हम लिखेंगे ना तो इस तरह से लिखते हैं कि बीच में उसका सिंबल आता है और उसके ऊपर की तरफ या मास नंबर और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ये मान लो एक एलिमेंट है एक्स, इसका सिंबल है तो ऊपर ए लिखा जाएगा, ए इज द मास नंबर, और नीचे जेड लिखा जाएगा, जेड इज द एटॉमिक नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे ये नाइट्रोजन को लिखना है हमें तो इस तरह से लिखेंगे हम, नाइट्रोजन 14 14 इज द मास नंबर, 7 इज द एटॉमिक नंबर। कार्बन को लिखना है तो कार्बन 12 6 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, 12 इज द मास नंबर, 6 इज द एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन को लिखना है तो ऑक्सीजन इस तरह से लिखा जाएगा, देखो ऑक्सीजन 16 8, 16 इज द मास नंबर ए, 8 इज द जेड, 8 इज द जेड, जेड इज द एटॉमिक नंबर। अब देखो इस फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। जैसे ये मास नंबर ए क्या होता है? ए इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जैसे इसके केस में ले लो आप, नाइट्रोजन के केस में मास नंबर कितना है? 14 है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी जेड, ठीक है, या पी की जगह आप जेड भी ले सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? जितना नीचे लिखा हुआ है 7, तो 7 प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने होंगे भाई? न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे? 7, यानी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? मास नंबर ए माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ ऑक्सीजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? अगर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं तो इसका मास नंबर कितना है? 16, 16 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 8, तो 16 माइनस 8, 8 इज द न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बताता हूँ मैं आपको, एक ये ऑर्गन 1840 है, इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? ये मास नंबर 40 है यहाँ पर, ठीक है, ए 40 है, तो देखो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, है ना, या हम ये भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, जेड ये है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा हुआ है, तो अब इसका मास नंबर है 40, तो 40 इक्वल टू नंबर ऑफ जेड या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 18, तो 18 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने आ गए यहाँ पर? न्यूट्रॉन के नंबर हो जाएंगे मास नंबर माइनस प्रोटीन, न्यूट्रॉन का नंबर मास नंबर माइनस प्रोटीन। तो यहाँ पर मास नंबर कितना है? 40, 40 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 18, 40 माइनस 18 कितने हो गए भाई? 22। सो 22 इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ऑर्गन इन दिस केस। देखो यह कार्बन के 2 आइसोटोप है, ठीक है। अगर इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने हो तो ये आइसोटोप्स क्या होते हैं, अगला टॉपिक है हमारा। देखो यहाँ पर ये नीचे जो लिखा होता है ये हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, यानी जेड होता है। ऊपर जो लिखा होता है वो ए होता है, मास नंबर होता है, ठीक है, ए, ये ए है, ये भी ए है। ये नीचे जो लिखा हुआ है वो क्या है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो देखो मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड प्लस न्यूट्रॉन, जेड और पी दोनों एक ही चीज़ है। अब मुझे इसमें न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मैं क्या करूँगा, इसका मास नंबर कितना है यहाँ पर? 12, 12 इज इक्वल टू जेड कितना है? 6, 6 प्लस एन न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला वैसे भी क्या बनता है? न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बनता है ए माइनस पी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे? इसका मास नंबर कितना है? 12, 12 माइनस इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करो, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। 12 माइनस 6, 6, तो यहाँ पर 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अब इसके केस में देख लेते, देखो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन, ठीक है। ए कितना है यहाँ पर? 14 है, और पी कितना है? पी तो भैया 6, तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। एन इज मास नंबर माइनस प्रोटॉन, सो एन इज मास नंबर 14 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, एन इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने? 8 है।
अब ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इनके बारे में पढ़ेंगे हम अभी यहाँ पर हम इनके मास नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखते हैं। देखो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर मास नंबर कितना है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन नहीं है। देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओनली वन एटम, जितने भी एटम है ना उन सब में केवल एकमात्र ऐसा एटम है, ओनली वन एटम विच डू नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। वह कौन सा एटम है जो अपने न्यूक्लियस में, जिसके अपने न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है, तो वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का ये जो आइसोटोप है इसका नाम है प्रोटियम। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन ऑप्शन में है तो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन नहीं उसके आइसोटोप्स का नाम दे रखे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो आंसर हो जाएगा प्रोटियम। प्रोटियम डू नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है, मास नंबर 2 है, ठीक है। इसके केस में जब मास नंबर 2 है तो A इज इक्वल टू P प्लस N, मास नंबर कितना है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, तो 1 प्लस 1, यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1 है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मास नंबर A इज इक्वल टू P प्लस N, मास नंबर कितना है 3, प्रोटॉन कितना है 1, तो न्यूट्रॉन कितना है 2, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पर न्यूट्रॉन 1 है और यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 है। तो ऐसे हमें मास नंबर से नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। इन तीनों में रिलेशनशिप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। Z इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। और मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट इज आइसोटोप्स। देखो आइसोटोप्स दो वर्ड है, आइसो प्लस टॉप्स, ये ग्रीक लेटर है। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस, सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स विच हैव सेम ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ये पीरियोडिक टेबल की बातें जो 10th क्लास में आप पढ़ोगे, यानी जिनकी पीरियोडिक टेबल में सेम प्लेस पर जो आते हैं, जिनका पीरियड नंबर ग्रुप नंबर सेम ही है, वो आइसोटोप्स होते हैं। एक्चुअली होते क्या आइसोटोप्स? देखो आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। फर्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि सेम एलिमेंट के ही एटम है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जब सेम एलिमेंट के एटम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, है ना भाई, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम ही रहना है तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंसेप्ट में बात करें तो क्या हो जाएंगे, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, तीनों में एक एक प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है। अब अगर हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के कंसेप्ट में बात करें तो देखो एटॉमिक नंबर सबका सेम है लेकिन मास नंबर सबका अलग अलग है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, ठीक है। अब देखो ये कुछ आइसोटोप्स है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। भाई आइसोटोप अगर या तो आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंसेप्ट में बता दो या आप एटॉमिक नंबर मास नंबर के कंसेप्ट में बता दो। सेम एलिमेंट के एटम है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के एटम है ना। ये दोनों जो है ऑक्सीजन के एटम है, ये तीनों कार्बन के हैं और ये दोनों क्लोरीन के हैं। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलो देखते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, देखो तीनों के अलग अलग नाम है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है। 1H1, 2H1, 3H1, ठीक है। क्या डिफरेंस है? 1 1 1 ये कॉमन है तीनों में। देखो 1 1 1 ये क्या चीज है, नीचे जो लिखी जाती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तीनों में 1 1 प्रोटॉन है। ऊपर जो लिखा जाता है वो मास नंबर होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो तीनों में एक ही है, लेकिन न्यूट्रॉन यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 न्यूट्रॉन है और यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि तीनों में एक एक ही प्रोटॉन है। इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटियम। प्रोटियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता। द ओनली एलिमेंट इन विच न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट, जिसमें न्यूट्रॉन्स एब्सेंट होता है, ठीक है। ये ड्यूटेरियम जो होता है ना, ये हेवी वाटर बनाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। D2O बनता है, जैसे H2O बनता है ना, H2O इज द वाटर, H2O, ठीक है। ऐसे D2O बनता है, इससे ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ये हेवी वाटर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम में आता है। ये आइसोटोप ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। देखो दोनों में 8 8 कॉमन है, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है। लेकिन 16 और 18 ये डिफरेंट है, मास नंबर अलग अलग है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में अलग अलग है। इसमें 8 न्यूट्रॉन है और इसमें 10 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर रहेंगे तो दोनों में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, सेकंड सेल में इसमें 6, क्योंकि 8 है ना, तो 2 + 6, तो सेकंड में 1 2 3 4 5 6,
ठीक, इसी तरह से इसमें भी 6। अब देखो ये कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, ज़्यादातर बुक में आपको 2 ही मिलेंगे, कार्बन 12 और 14 ही, लेकिन ये भी होता है, 3rd भी होता है, 13 भी होता है, हालांकि इसका इतना ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ये 2 ही मेजर होते हैं इसमें, 12 और 14 ही। कार्बन 12 में देखो 6 6 6, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, 6 प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पर 12 - 6 6 न्यूट्रॉन है, यहाँ पर 13 - 6 7 न्यूट्रॉन है, यहाँ 14 - 6 8 न्यूट्रॉन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होते हैं तो 6 ही होंगे, तीनों में 6 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ भी देख लो, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सेकंड सेल में 4, 2 + 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या हो जाएगा, 2 + 4, 2 इलेक्ट्रॉन इन के सेल, 4 इलेक्ट्रॉन इन एल सेल, तो सब में 4 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, 17 नंबर पे है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 प्रोटॉन है दोनों में, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देखो 18 न्यूट्रॉन है और यहाँ पर 20 न्यूट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर भी 17 ही है। अब देखो 17 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 7 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल वैलेंस सेल है उसमें एम सेल, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। देखो बार वाले में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, सेकंड वाले में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो देखते हैं हम कि इनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या क्या है। देखो आपने यहाँ पर क्या देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सब में सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में अलग अलग है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सबके सेम है, हमने ये देखा, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर सब में डिफरेंट है। मास नंबर्स दे हैव डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इनमें सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे या इलेक्ट्रॉन कह लो हम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। जहां जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। केमिकल प्रॉपर्टीज में ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड ना करके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करती है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके मास पे, इसके वेट पे डिपेंड करती है, उनमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलता है। जैसे इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग आएगा, इन दोनों की डेंसिटी अलग अलग आएगी। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज are different but chemical properties are similar in the isotopes, यानी isotopes have similar chemical properties but different physical properties such as density, melting point and boiling point, ठीक है। ये इनके अलग अलग होंगे क्योंकि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इनकी मास पे डिपेंड कर रही है। और मास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, तो न्यूक्लियस दोनों का अलग अलग है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। केमिकल प्रॉपर्टीज आर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज्यादातर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनमें सब में सेम होते हैं, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स, एप्लीकेशन क्या क्या है देखो। आइसोटोप्स जो है ना, यूज इन मेडिसिन, यूज्ड इन इंडस्ट्रियल यूजेस, यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, यूज्ड इन रेडियोकार्बन डेटिंग एंड इन ट्रेस टेक्निक्स, ये इनके यूजेस है, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। देखो मेडिसिन में कहाँ कहाँ पर यूज है। सोडियम का एक आइसोटोप है, सोडियम 2411, जो डिटेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम में यूज होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी वीन्स और आर्टरीज है जिनमें ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसमें अगर कहीं ब्लड क्लॉटिंग है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये काम में आता है। सोडियम का आइसोटोप है सोडियम 24, ठीक है। एक कोबाल्ट का आइसोटोप है कोबाल्ट 60, एटॉमिक नंबर 27 है इसका, ठीक है। कोबाल्ट 27 पे होता है, तो कोबाल्ट 60 यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर को ट्रीट करने के लिए कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है। कैंसर ट्रीटमेंट में देखो रेडियम और गोल्ड के ये 2 आइसोटोप है, ये भी यूज होते हैं। रेडियम 86 एटॉमिक नंबर है, 225 इसका आइसोटोप है, और गोल्ड जो 79 पे है, ओरम, लैटिन में इसको ओरम कहते हैं गोल्ड को, इसलिए AU है 198, है ना। गोल्ड 198 ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आयोडीन, जैसे हमें पता है आयोडीन की कमी से जो है ना हमारी ब्लड में, अगर हमारे नमक में आयोडीन की कमी है तो उसकी वजह से गोल्टर नाम की डिजीज हो सकती है हमको, है ना। ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा, उससे गोल्टर नाम की डिजीज हो जाएगी। सो ये थायराइड ट्रीटमेंट में काम आता है। आयोडीन 131 इज यूज फॉर थायराइड ट्रीटमेंट। अब देखो कुछ इंडस्ट्रियल यूज भी है इनके, जैसे फॉस्फोरस 33, फॉस्फोरस 15 पे होता है, हमें पता है फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। फॉस्फोरस 33 इज द आइसोटोप यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्री, ठीक है। ये स्टील इंडस्ट्री में आयरन को कास्ट करने के लिए काम में आता है। इसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी काम में आता है, सीड के ट्रीटमेंट में काम आता है, हाई यील्ड सीड प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका यूज होता है फॉस्फोरस 33 का।
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर, जहां पर हम न्यूक्लियस से, है ना, न्यूक्लियस से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जहां पर न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो होते हैं, तो वहां पर हम यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम ये यूज करते हैं। तो ये जो आइसोटोप्स है यूरेनियम का 235 और प्लूटोनियम का 239, ये यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में, जैसे हमारे राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, गुजरात में नरोरा में है, काकरापार में है, यूपी में है, बॉम्बे में, अलग अलग जगह ट्राम्बे में है, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है तो वहां पर ये यूज होते हैं एज ए फ्यूल, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग, कार्बन 14, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं वैसे, मेन जो 2 होते हैं कार्बन 12 और 14, तो इसमें जो कार्बन 14 है इसका यूज होता है रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड में। अभी ये रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड क्या है, तो इसमें कोई भी पुराना फॉसिल्स अगर हमारे पास है तो हम उसकी एज फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बुक में और न्यूज़पेपर में भी कि हमें वहाँ फॉसिल्स मिला, अफ्रीका में फॉसिल्स मिला जो 5000 साल पुराना है, तो उसकी एज कैसे मालूम की जाती है, तो वो इस मेथड से मालूम की जाती है। कार्बन 14 की लिविंग बींग में, जैसे मान लो किसी वुड का फॉसिल मिला है, किसी पेड़ का फॉसिल मिला है, तो लिविंग, जैसे मान लो कोई जिंदा पेड़ है ना, लिविंग ट्री है, उसमें कार्बन 14 की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, और अब उस फॉसिल में कार्बन 14 की कितनी परसेंटेज है, उसको कंपेयर करके पता लगा लेते हैं कि ये कितने टाइम पुराना है। 5570 ईयर्स, ठीक है, 5570 साल इसका हाफ ईयर होता है। यानी अगर इतना पुराना वो है, 5570 ईयर्स ओल्ड अगर फॉसिल है, तो उसमें कार्बन 14 की परसेंटेज हाफ हो जाएगी जितनी लिविंग ट्री में होती है, ठीक है। सो कार्बन 14 इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग मेथड टू एस्टिमेट द एज ऑफ डेड फॉसिल्स। इसी तरह से ट्रेसर टेक्निक्स में, ट्रेसर टेक्निक में कुछ आइसोटोप्स यूज होते हैं जो ब्लड ट्यूमर्स को डिटेक्ट करते हैं, ट्रेस करना यानी फाइंड आउट करना, है ना। जैसे पाइपलाइन में अगर कहीं लीकेज है, ऑयल पाइपलाइंस में, जैसे लंबी लंबी जो ऑयल पाइपलाइंस है ना, रिफाइनरियों तक जाती है ना, एक सिटी से दूसरी सिटीज तक, तो अगर उनमें कहीं पर भी कोई लीकेज वगैरह है तो वहां पर भी ये ट्रेसर्स होते हैं, कुछ ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो एज ए ट्रेसर काम आते हैं, जिनसे हम ट्रेस कर लेते हैं कि कहीं पर लीकेज है क्या। और कुछ हमारी बॉडी में जैसे ये ट्रेसर ब्लड ट्यूमर्स को ट्रेस करने के लिए कि ब्लड में कहीं पर ट्यूमर्स है क्या, तो उसको ट्रेस करने के लिए भी कुछ आइसोटोप्स काम आते हैं। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप और यूजेस ऑफ द आइसोटोप्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसो प्लस बार्स 2 ग्रीक लेटर है। देखो आइसो का मतलब होता है सेम और बोर्स मींस वेट, सेम वेट, जिनका वेट सेम होता है। और वेट किस वजह से होता है, मास किस वजह से होता है, मास होता है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी मास नंबर सेम है यहाँ पर। आइसोबार्स यानी सेम, बार्स यानी वेट, ठीक है, सेम वेट। तो वेट सेम कब होगा, जब मास नंबर सेम होगा। यानी मास सेम कब होगा, जब मास नंबर सेम होंगे, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर सेम होंगे। तो इसमें क्या होता है, मास नंबर सेम होता है। सिमिलरिटी क्या है, मास नंबर सेम है, ठीक है, और मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देखो आइसोटोप में क्या था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोटोप एटम ऑफ सेम एलिमेंट है। डिफरेंस उनमें क्या है, डिफरेंस उनमें केवल मास नंबर का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये जस्ट एक सेम वेट है इनका, बाकी इनका कोई खास ना तो यूज है और ना कुछ और है। इन पे ना क्वेश्चन भी बनता ज्यादा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आइसोबार्स क्या होता है। तो सेम आइसोबार्स यानी समभारी, सेम वेट, ठीक है, सेम मास, हैविंग द atoms having the same mass are isobars। तो atom of different element होंगे ये, ठीक है, atom of different element having different number of protons but equal sum of number of proton and neutron, है ना। इक्वल सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इक्वल सम, यहाँ देखो ये सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और ये इक्वल है सब में, तीनों में ये इक्वल है इन दोनों में, है ना। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, आप देखो यहाँ पर 18, 19 या 20 डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो ये आइसोबार्स है। जैसे यहाँ पर आप देखो ऑर्गन 18 पे 40, ठीक है, 40 है इसका मास नंबर, 40 है तो मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर कितना है, 22 है, 18 प्लस 22, ठीक है, 40। यहाँ पोटेशियम देखो एटॉमिक नंबर 19 पे होता है, 40 है इसका भी मास नंबर, यानी 19 तो प्रोटॉन है, ये तो प्रोटॉन हो गए, और न्यूट्रॉन कितने हो गए, 21। यहाँ पर कैल्शियम देख लो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, मास नंबर 40 है, मतलब 20 प्रोटॉन प्लस 20 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो और इस तरह से कार्बन, ये देखो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ठीक है, नाइट्रोजन 14 है, 7 एटॉमिक नंबर है, 7 प्रोटॉन प्लस 7 न्यूट्रॉन इक्वल टू 14 हो गया। कार्बन में यहाँ देखो 6 है प्रोटॉन, लेकिन न्यूट्रॉन कितने 8 है, 6 प्लस 8 14। सो दीज आर द आइसोबार्स, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गया आपका यहीं पर, इसके साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज बची है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे हम, सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा एक्सरसाइज से। ये मैंने दो वीडियो में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो आप इन वीडियोस को अगर आप रिपीटेडली देखोगे, बार बार अगर आप देखते रहोगे, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपकी उसका कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो उसका रिप्लाई करूंगा।
प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है सभी फ्रेंड्स के साथ में, है ना। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, आपके समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना ताकि अच्छा कंटेंट उनको भी मिले और मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।